गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ 11th के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स या फिर x इज इक्वल टू एम वाई। क्लियर है? इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें जो लाइन की शेप बनानी होती है वो रफ बनानी होती है, एग्जैक्ट हमें नहीं बनानी होती है। तो अब देखिए, अगर आप मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स या फिर x इज इक्वल टू एम वाई, तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। x हो गया, ये x डैश, ये y डैश और ये y हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास होगी और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से क्या होगी, पास होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। तो ये लाइन इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे y इज इक्वल टू एम एक्स हो चाहे x इज इक्वल टू एम वाई हो। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स या x इज इक्वल टू माइनस एम वाई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से ऐसी ही लाइन बनाएंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, मगर इस बार हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो ये जो लाइन है ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स को भी यही रिप्रेजेंट करेगी और x इज इक्वल टू माइनस एम वाई को भी यही रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है, अगर मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है x इज इक्वल टू 2 या इस तरीके से दे रखी है y इज इक्वल टू 3, तो इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहले मैं x इज इक्वल टू 2 बताता हूँ। पहले वही हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं लाइन की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है। क्लियर है? x एक्सिस के ऊपर जहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे और वो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, y एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, इन केस मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू 3 शो करना है, फिर से हम वही ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि 3 कहाँ आता है, वहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होना चाहिए, वो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 आ जाए, x इज इक्वल टू -2, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पर लेंगे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट, जहाँ पर -2 आ रहा होगा वहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू -4 दे रखा है, इस लाइन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर y की वैल्यू -4 आ रही होगी वहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और वो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होना चाहिए बच्चों, वो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये जो लाइन होगी ये y इज इक्वल टू -4 को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह की इक्वेशन दी होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1,
तो देखिए ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन जिसका x इंटरसेप्ट तो a होता है और y इंटरसेप्ट b होता है। ये लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ये किस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका x इंटरसेप्ट तो a होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है, b होता है। x इंटरसेप्ट a का मतलब क्या होता है, लाइन जो है वो a, 0 से पास होगी और y इंटरसेप्ट b का मतलब क्या होता है, लाइन जो है 0, b से क्या होगी, पास होगी। क्लियर है। यहाँ पे मान लो मैं x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b दोनों को पॉजिटिव मान रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकते हैं वैसे तो। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो मान लीजिए a, 0 तो यहाँ पॉइंट आ रहा है और 0, b यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है इस लाइन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको रैंडम इक्वेशन दे देते हैं तो आप क्या करें, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा चलो, मान लीजिए इन केस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई लाइन की इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो उसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10th के तरीके से कोई से 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, उनको ग्राफ के ऊपर लोकेट करके ज्वाइन कर दीजिए, आपको जो है लाइन पता लग जाएगी कि वो किस तरह से बनेगी। क्लियर है। वैसे तो आप याद कर लीजिए कि y = mx, x = my, y = -mx, x = -my। क्लियर है। x = 2, x = 3, y = 3, y = -3, या इस तरह की जो भी इक्वेशंस हैं उनको हम किस तरीके से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। क्यों, वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप पॉइंट्स निकाल कर लाइन को ड्रॉ करते फिरें। क्लियर है। तो आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग पर हमेशा बैठा कर रखना है। तो देखिए लाइन तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगली शेप आती है सर्कल। अब नेक्स्ट शेप है सर्कल। देखिए सर्कल हमारे पास 2 होते हैं, एक जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, दूसरा जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता है। ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको सर्कल की, इसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पर होता है। सेंटर कहाँ होता है इसका, ओरिजिन पर, और इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है बच्चों, r। मान लीजिए आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = 60, तो इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों, ओरिजिन पर, और रेडियस क्या होगी बच्चों इसकी, 4 यूनिट। इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, शेप तो इसकी बहुत आसान है। इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर लोकेट करेंगे। इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों, ओरिजिन पर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, वो कितना दे रखा है, 4। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा 0, 4। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी 4 होगा, तो -4, 0, और ये 0, -4। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ कर कर आएंगे, किसको, सर्कल को। अच्छा, ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होता है और इसकी रेडियस क्या होती है, r होती है। अब देखिए दूसरे टाइप का सर्कल देखिए अब देखिए दूसरे टाइप का जो सर्कल होता है इसका जो सेंटर होता है वो HK पर होता है। यहाँ पर H और K में से कोई एक तो जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर दोनों जीरो होंगे तो ये पहले वाला केस बन जाएगा।
और इसका जो रेडियस होता है वो सेम आर ही होता है। और इसकी इक्वेशन होती है बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए अब हमें ये नहीं पता बच्चों h और k कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, तो मैं रेंडमली h और k की कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे h कितना आ गया 1, k कितना आ गया 1 और r कितना आ गया 5। तो इसका मतलब ये जो सर्कल होगा इसका सेंटर जो होगा वो 1,1 पर होगा। तो 1,1 रफली हम लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट इसका जो 1,2 है, 1,2 है, ध्यान नहीं दिया। k कितना है यहाँ पर बच्चों 2 है। कंपेयर करेंगे ना इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो h आ गया 1। y माइनस k के होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो k आ गया 2। तो इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों 1,2 पर होगा। तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाना है और उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए 5 यूनिट उसकी रेडियस होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम रफली ही बनाएंगे, एग्जैक्ट तो खैर कोई नहीं बना सकता। इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा ये पॉइंट्स क्या होंगे ये मैं आपको निकालना बता दूंगा। क्लियर है? वैसे नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, उसमें नॉर्मली क्या होता है, इनमें से कोई एक क्या होता है 0 होता है, उससे h और k कोई एक जो कोऑर्डिनेट होगा सर्कल का वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्लियर है? उससे क्या होता है कैलकुलेशन आपको इजी पड़ती है। सेकंड, इसमें जो आप ड्रॉ करोगे सर्कल को उसको भी इजीली आप जो है लोकेट कर पाओगे। क्लियर है? उसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सर्कल जहाँ पर काट रहा है उसको आप इजीली लोकेट कर सकते हो। सही है? अगर मान लीजिए दोनों h और k नॉन जीरो है तो उस केस में पॉइंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया लाइन और उसके बाद हमने कर लिया सर्कल। अब देखिए इसके बाद शेप आती है पैराबोला। इसके बाद है बच्चों शेप पैराबोला। देखिए पैराबोला जो होता है ये भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं और उनके 4 डिवीजन होते हैं। पहला टाइप जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, पहला जिसमें वर्टेक्स जो है वो कहाँ पर होता है बच्चों, ओरिजिन पर होता है। ये 4 है बच्चों पैराबोला, और इन चारों के जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है बच्चों, ओरिजिन पर है। इसकी शेप जो होती है यू शेप्ड होती है ये, सही। और जहाँ से ये वापस मुड़ता है, जिस पॉइंट से ये वापस मुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो पहला पैराबोला वो है जिसका वर्टेक्स हम कहाँ पर लेते हैं, ओरिजिन पर लेते हैं। इसकी इक्वेशन होती है बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पर a जो होता है वो यहाँ पर पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,a। a जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अच्छा इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर एक पॉइंट होता है 0,-a, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अच्छा नेक्स्ट ये होती है इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a यहाँ पर होता है a, 0,
इसे बोलते हैं फोकस और ये वर्टेक्स। और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। क्लियर है? तो यहाँ पर आप फोकस जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर होता है लोकेट। क्लियर है? तो ये पहले टाइप का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो होता है वो हमेशा आपको ओरिजिन पर नजर आएगा। और इसकी 4 कैटेगरी होती है, सही है? इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड है, इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड है, इसका स्लोप जो है वो राइट साइड में है और इसका जो स्लोप है वो लेफ्ट साइड में है। स्लोप का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर किस तरफ मुंह खुला होगा। इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह राइट साइड में खुला हुआ है और इसका मुंह लेफ्ट साइड में खुला हुआ है। अब देखिए इसके बाद आता है दूसरा जो हमारे पास पैराबोला है, दूसरे टाइप का जो पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स होता है वो एच के पर होता है। एच के मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर नहीं होगा, यहाँ पर जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर आपको नहीं मिलेगा। देखिए शेप जो है यही 4 बनेगी पैराबोला की, मगर इनकी जो पोजीशनिंग होती है किसकी, वर्टेक्स की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो हमारा पैराबोला की इक्वेशन हमने यूज की थी वो थी x² = 4ay, सही है? मगर इसका जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। अब अगर मान लीजिए इसका वर्टेक्स हम h और k पर लेंगे तो इसकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की जगह तो x - h आ जाता है और y की जगह y - k आ जाता है। यहाँ पर जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पर होगा, h, k पर होगा। क्लियर है? अच्छा इसकी शेप आपको याद होगी, इसका मुंह कहाँ खुल रहा था, ऊपर की तरफ खुल रहा था, तो इसका मुंह भी क्या होगा, ऊपर की तरफ ही खुलेगा। मगर हमें यहाँ पर ये नहीं पता h और k की वैल्यू क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं किया। सही? अच्छा मान लीजिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इक्वेशन आपको दे रखी है x - 1 का होल स्क्वायर = 4a y - 2। तो यहाँ पे देखिए वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा बच्चों, 1,2 पर आ जाएगा। तो ये रहा ग्राफ। अब 1,2 कहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पैराबोला बनाएंगे जिसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा होगा। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा अब देखिए दूसरा जो था जिसका मुंह नीचे की तरफ खुल रहा था उसकी इक्वेशन ये आ रही थी x² = -4ay। इसका जो वर्टेक्स था वो कहाँ पर था बच्चों, ओरिजिन पर था और इसका मुंह जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ खुलता है। अब अगर मान लीजिए इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो अगर ओरिजिन पर ना हो तो कहाँ पर हो, h, k पर हो, तो इसकी इक्वेशन होगी x - h का होल स्क्वायर = -4a y - k। क्लियर है? अच्छा इसकी जो शेप होगी इस तरीके से बनेगी और ये जो है इसका वर्टेक्स होगा h, k। अच्छा अब हमें h और k की वैल्यू तो नहीं पता ना, तो अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपनी तरफ से h और k की वैल्यू, ताकि मैं आपको इसकी शेप दिखा सकूँ एग्जैक्ट क्या बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है x + 1 का होल स्क्वायर = -4a और y - 2। तो यहाँ देखिए h कितना दे रखा है आपको, -1 और k कितना दे रखा है, 2। तो अब देखिए -1, 2 कहाँ पर आएगा, ये आप पॉइंट देखिए सबसे पहले, -1, 2 -1 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये x होता है बच्चों, ये x' होता है, ये y' होता है और ये y होता है, तो -1 यहाँ आएगा। क्लियर है? x जो है -1 यहाँ आएगा और y जो है k मान लीजिए यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आपको मिल जाएगा।
यहाँ से जो हमने पैराबोला बनाना है वो कहाँ बनाना है बच्चों, नीचे की तरफ बनाना है। उसका मुंह किधर खुलना चाहिए, नीचे की तरफ। अच्छा ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे निकालने, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी बस आप शेप और इक्वेशन पर ध्यान रखिए। देखिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है उसमें अगर आप x की जगह x माइनस एच रख दो और y की जगह y माइनस के रख दो तो उसका जो ओरिजिन से वर्टेक्स जो होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, h और k पर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए हमने ऊपर और नीचे मुंह खुलने वाले पैराबोला तो बना लिए। अब जो लेफ्ट और राइट में खुलेंगे उनकी इक्वेशन और डायग्राम भी हम फिगर भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड है, ये हमें दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका जो वर्टेक्स होता है बच्चों कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है और इसका मुंह जो होता है वो हमेशा राइट साइड में खुलता है। अब अगर मान लीजिए इसका वर्टेक्स में ओरिजिन से कहाँ ले जाऊँ, h और k पर ले जाऊँ तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y की जगह तो y माइनस के आएगा और x की जगह x माइनस एच आएगा। मान लीजिए h कोमा के यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से हम इधर राइट साइड में खुलने वाला पैराबोला बना देंगे। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ h और k की। मान लीजिए आपको इक्वेशन ये दे रखी है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 1। तो अब देखिए इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, कंपेयर करो, k की वैल्यू तो -3 आ रही है और h की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा बच्चों 1, -3 पर। अब ये मैं ग्राफ बना देता हूँ, x है 1 और y है -3 तो यहाँ कहीं आएगा x 1 और y -3। यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ मुंह खुलने वाला पैराबोला बना देंगे। ये आगे जाके कहीं ना कहीं इसको काटेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस पॉइंट पर काटेगा। अच्छा अब देखिए फोर्थ, इसमें आपको मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो इसका वर्टेक्स कहाँ होता है बच्चों, ओरिजिन पर, और इसका मूल होता है वो लेफ्ट साइड में खुलता है। किधर खुलता है, लेफ्ट साइड में। अब देखिए हम y की जगह रख लेते हैं y माइनस, वर्टेक्स हमें क्या लाना है h कोमा k पर, तो y की जगह y माइनस k रख देते हैं और x की जगह x माइनस h। अच्छा मान लीजिए h और k यहाँ आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैराबोला बनाएंगे जिसका मुंह जो है किधर खुल रहा होगा, लेफ्ट साइड में खुल रहा होगा। अब मैं h और k की वैल्यू को ही कंसीडर कर लेता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ax प्लस 1। तो इसे इससे कंपेयर करिए तो h की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों -1 और k की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अब देखिए ग्राफ पर x है -1 और y है 2, ये आपको पॉइंट दे रखा है 1, -2। यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मुंह खुलने वाला पैराबोला बना देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो शेप है वो है एलिप्स। नेक्स्ट शेप जो है हमारे पास वो है एलिप्स। हाइपरबोला हमें करने की जरूरत नहीं है, हाइपरबोला का इसमें कोई यूज नहीं हो रहा है। देखिए एलिप्स भी दो तरह के होते हैं। एलिप्स की पहले फिगर बना देता हूँ मैं इस तरीके से, और एक इस तरीके से होता है। इसकी हाइट ज़्यादा होती है और इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसका x इंटरसेप्ट बड़ा होता है, इसका y इंटरसेप्ट बड़ा होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो इंटरसेप्ट बड़ा होता है उसकी लेंथ हमेशा a मानते हैं। तो ये पॉइंट हो गया a,0, और जो उसका इंटरसेप्ट छोटा होता है उसकी लेंथ हमेशा b मानते हैं। तो ये हो गया 0, b।
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये होगा, तो ये पॉइंट होगा -a,0। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी b होगा, तो ये होगा 0, -b। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंटरसेप्ट है, तो इसे a मानेंगे हम और इसे b। तो ये पॉइंट होगा b, 0 और ये 0, a, 0, -a, -b, 0। तो अब देखिए इसकी इक्वेशन होती है बच्चों x² + y² + b² 1, और इसकी इक्वेशन होती है x² / b² y² / a² 1। यहाँ पे x इंटरसेप्ट बड़ा है ना, तो x के नीचे ये आएगा। यहाँ पर y इंटरसेप्ट बड़ा है, इसलिए y के नीचे a आएगा। तो ये बच्चों बेसिक फिगर्स और उनकी इक्वेशंस थी जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इनका बहुत ज़्यादा यूज है, इनके बगैर चैप्टर होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इनकी आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है sin x और cos x का फर्क। sin x और cos x का ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। देखिए sin x का तो इस तरीके से बनता है, क्लियर है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π। अच्छा, इसका ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 1 होगा, और नीचे ये -1। तो इस तरीके से हम किसका कर्व बनाते हैं बच्चों, y = sin x का। अब देखिए y = cos x का कर्व कैसे बनेगा। ये बच्चों यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, सही। थोड़ा ये सिमेट्री गड़बड़ा गई है, वो आप देख लीजिएगा। ये 1 है, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होता है, 1, और ये जो पॉइंट होता है ये -1 होता है। अब ये -π/2, -π, -3π/2। तो बच्चों ये शेप्स आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन शेप्स के बगैर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके आने ही चाहिए। अब देखिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में इन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x, द लाइन x = 1, x = 4, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इन सब के बीच का आप एरिया क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 2 है।
कभी भी x और y में से किसी एक की पावर 1 हो, किसी दूसरे की पावर 2 हो, तो उस केस में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। क्लियर है? यहाँ पर 4a की वैल्यू क्या है? 1 है। 4a की वैल्यू जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो शेप बनानी होती है वो जर्नल होती है, रफ होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो पैराबोला था उसका वर्टेक्स हमेशा कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर होता है, और इसका मुंह जो होता है वो हमेशा राइट साइड में खुलता है। तो ये हो गया, ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब देखिए दूसरी लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 आपको याद हो, जहाँ पर x एक्सिस के ऊपर 1 होगा वहाँ पर हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं, और वो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होने चाहिए? y एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली x इज इक्वल टू 4, जहाँ पर x एक्सिस के ऊपर 4 होगा, ये हो गया 1 2 3 4, वहाँ पर हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन आ गई बच्चों x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट x एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गया। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखिए ये पैराबोला है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में जो एरिया है ये भी है और ये भी है, उसके लिए उन्होंने x एक्सिस दे दिया, तो हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। सही है? अब इस पैराबोला, इस लाइन और इस लाइन और x एक्सिस के बीच में एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? उसके लिए उन्होंने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब आपको ये वाला एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इन सब के बीच में जो एरिया रहेगा वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इसे करते कैसे हैं वो आप देख लीजिए, बहुत इजी तरीका है। इसमें दिक्कत सिर्फ आपको ये फिगर बनाने में आएगी, उसके बाद तो इजी इंटीग्रेशन होती है, बड़े आराम से जो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया x एक्सिस के ऊपर, इसका टॉप देखिए कहाँ पर है? पैराबोला पर। और बॉटम कहाँ पर है बच्चों? x एक्सिस पर। तो हम ऐसे लिख देते हैं पैराबोला माइनस x एक्सिस। क्या लिख देते हैं? पैराबोला माइनस x एक्सिस। क्लियर है? हमें क्या करना है? सबसे पहले शेप बना लेनी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो एक रेक्टेंगल x एक्सिस के ऊपर बनाएंगे या रेक्टेंगल को क्या करेंगे? y एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। हमें रेक्टेंगल इस तरीके से बनाना होता है ताकि वो कर्व को जरूर टच करे, कर्व को जरूर टच करे। लाइंस को वो करे ना करे मगर कर्व को जरूर टच करना चाहिए। क्यों? कर्व जो होता है उससे हम क्या करते हैं? एरिया फाइंड आउट करते हैं। लाइन क्या होता है? वो ज़्यादातर लिमिट देने के हमें काम आती है। लिमिट जो होती है वो हम क्या करते हैं? लाइन से निकालते हैं। तो अब देखिए इसका टॉप किसको टच कर रहा है? पैराबोला को, और बॉटम किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पैराबोला माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा अब देखिए पैराबोला में हम लिखेंगे क्या? ये जो रेक्टेंगल है किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो हम क्या करेंगे? पैराबोला में y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या है पैराबोला में? √x। क्लियर है? अच्छा अब x एक्सिस में देखिए y की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर x एक्सिस या y एक्सिस आ रहा होता है तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा अब ये देखिए ये जो आपको इंटीग्रल दे रखा है ये x की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? dx आएगा। क्या आएगा? dx। अब आती है लिमिट। देखिए शेडिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से। खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ पर। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 4। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 1 to 4। तो ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये x की पावर 1/2 का क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर लिमिट आएगी 4 to 1। पहले तो हम क्या करेंगे? अपर लिमिट लगा देंगे 4, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगा देंगे 1। 4 की पावर 3/2 कितना होता है बच्चों? 8। क्लियर है? ये 3/2 बाहर ले जाइए,
तो आएगा 8 माइनस 1, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा 2/3 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 14/3 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो है इसका एरिया होगा किस किस के बीच का, पैराबोला, दिस लाइन एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो एरिया है वो कितना होगा 14/3 यूनिट स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ये एग्जाम में मत लिख कर आना। फिर इसकी जगह लिखेंगे क्या, हमने यहाँ पर पैराबोला में किसकी वैल्यू निकाली थी y की, तो हम ये लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dx, और लिमिट क्या है यहाँ पे 1 to 4। लिमिट क्या देख कर लगाते हैं, लिमिट में हम ये देखते हैं शेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट का यूज करते हैं। तो देखिए इंटीग्रल यहाँ पे बहुत आसान है, बस आपको शेप पहचानना और शेप किस तरीके से बनानी है वो पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square is equal to 9x, x is equal to 2, x is equal to 4, and the x axis in the first quadrant। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, इन सब के बीच का जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। और ये कौन सा पैराबोला है जिसका मुंह किधर खुलेगा, राइट साइड में खुलेगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, जहाँ पर 2,0 पॉइंट होगा कहाँ पर, x एक्सिस के ऊपर, वहाँ पर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। ये x इज इक्वल टू 4, ये 4,0 पर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट x एक्सिस और नेक्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है बच्चों, वही हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे किस पर, x एक्सिस के ऊपर, तो एरिया किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए टॉप में क्या आ रहा है पैराबोला और बॉटम में क्या आ रहा है x एक्सिस। तो अब देखिए आप जब भी हम x एक्सिस के ऊपर क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx, और लिमिट क्या होगी 2 to 4। क्लियर है, आपको ये लिख कर नहीं आना है, ये बस समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में आप मत लिखाइएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये तो टीचर्स लोगों ने खुद ही बना रखा है समझाने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर देखिए y की में ये रेक्टेंगल किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पैराबोला में y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा 3√x, और x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है 0, को लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, यहाँ dx और लिमिट 2 to 4। अच्छा लिमिट 2 to 4 क्यों आएगी, क्योंकि शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, और जहाँ शेडिंग खत्म हो रही है वहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है x, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे x की लिमिट पुट करेंगे, जिस वेरिएबल में इंटीग्रल होगा उसी वेरिएबल पे हम क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, यहाँ पे x की पावर तो 2 है और y की पावर 1 है। कभी भी x और y में से किसी एक की पावर 2 हो और दूसरे की पावर 1 हो तो उस केस में वो क्या होता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पर 4a किसके बराबर है, 4 के, डेट मीन्स a की वैल्यू 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a की वैल्यू जो मर्जी हो। अच्छा, इसका जो मुंह होता है कहाँ खुलता है बच्चों, हमेशा ऊपर की तरफ, और वर्टेक्स कहाँ होता है इसका, हमेशा ओरिजिन पर। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2, जहाँ पर 0,2 पॉइंट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 को। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 4, जहाँ पर पॉइंट 0,4 होगा वहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए इसके बाद y एक्सिस ये है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, वो किसके बराबर होगा। अब देखिए इसका जो टॉप है वो किसको टच कर रहा है, पैराबोला को, और बॉटम x एक्सिस को। तो हम ये लिखेंगे पैराबोला माइनस, बॉटम किसको टच कर रहा है बच्चों, y एक्सिस को, सॉरी, पैराबोला माइनस y एक्सिस। अब देखिए ये जो पैराबोला है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, 2√y, और ये लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। और यहाँ लिखेंगे dy, और लिमिट क्या आएगी, शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर y की वैल्यू 2 है, और जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 4 है। फिर अच्छा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रल ऑफ x dy। क्लियर, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना पैराबोला में, इसलिए x dy लिखेंगे। अब ये तो आप कर ही लेंगे। 2 y की पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, y की पावर 1/2 का इंटीग्रल होगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 2 to 4। अब ये पलट कर ऊपर जाएगा, 4/3 y की पावर 3/2 और लिमिट 2 to 4, ये आएगा 4/3। पहले अपर लगाएंगे 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लगाएंगे 2 की पावर 3/2, ये आ गया 4/3। 4 की पावर 3/2 कितना होता है, 8, और 2 की पावर 3/2 होता है 2√2 यूनिट स्क्वायर। अब इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो इसके काफ़ी इजी है, बस आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए और शेप्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए।